हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे हाल ही में रिलीज हुई मूवी द एक्सोर्सिस्ट बिलीवर की कहानी। ये मूवी 1973 में रिलीज हुई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉरर फिल्म द एक्सोर्सिस्ट की सीक्वल है और ये एक सीरियस हॉरर फिल्म है जिसमें पूरी तरह से हॉरर पर ही ध्यान दिया गया है और कॉमेडी का इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम विक्टर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी वाइफ के साथ हाइती के इलाके में छुट्टियां मनाने आया हुआ था। विक्टर की वाइफ प्रेग्नेंट थी और यहाँ की लोकल लेडीज उसके होने वाले बच्चे के लिए प्रेयर्स वगैरह करती हैं और जिसे देखकर हम जान पाते हैं कि विक्टर और उसकी वाइफ काफ़ी रिलीजियस हैं। अगले दिन यहाँ पर एक भूकंप आता है जिसमें विक्टर की वाइफ मलबे में दबने की वजह से काफ़ी चोटिल हो जाती है और डॉक्टर विक्टर को कहते हैं कि वो या तो उसकी वाइफ को बचा सकते हैं और या फिर उसके बच्चे को। और यहाँ पर विक्टर को डिसीजन लेना था कि वो किसे बचाना चाहता है और तभी उसकी वाइफ उसे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए और विक्टर के लिए ये एक टफ डिसीजन था। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब कहानी 13 साल आगे बढ़ती है और हम विक्टर को अपनी 13 साल की बेटी एंजेला के साथ देखते हैं जो अब जॉर्जिया में रहते हैं। मतलब 13 साल पहले उसने अपनी बेटी को चुना था और उसकी बीवी अब इस दुनिया में नहीं है। एंजेला अपनी माँ को बहुत मिस किया करती थी क्योंकि उसने अपनी माँ को कभी देखा नहीं था। इसके बाद एंजेला अपनी मोम की कुछ पुरानी फोटोज़ और कुछ पुराना सामान देख रही होती है और वो अपनी मोम का एक स्कार्फ अपने पास रख लेती है और अपने पिता के साथ स्कूल के लिए निकल जाती है। और स्कूल छोड़ते टाइम विक्टर एंजेला से उसकी माँ का स्कार्फ ये कहते हुए वापस ले लेता है कि मोम का सारा सामान प्रीसियस है। अब स्कूल में एंजेला अपनी फ्रेंड कैथरीन से मिलती है और वो दोनों स्कूल के बाद एक सुनसान जंगल में बने अंडरग्राउंड बंकर जैसी जगह पर जाते हैं जहां पर वो दोनों कैंडल जलाकर एक पेंडुलम से कुछ रिचुअल करते हैं ताकि एंजेला अपनी माँ की स्पिरिट से कुछ बात कर सके, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। और अब हम विक्टर को देखते हैं जो अपने काम से फ्री होकर अपने घर आता है और वो देखता है कि रात के 9 बज रहे थे लेकिन एंजेला अब तक घर नहीं आई थी और वो कैथरीन के पेरेंट्स को कॉल करता है जहां उसे पता चलता है कि वो भी अभी तक घर नहीं पहुंची थी। इसके बाद वो कैथरीन के घर पर उसके पिता टोनी और माँ मिरांडा से मिलता है और फिर वो तीनों मिलकर दोनों लड़कियों को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। उन्हें उस अंडरग्राउंड बंकर में एंजेला के शूज और कैथरीन का बैग वगैरह तो मिलते हैं लेकिन दोनों लड़कियों का कोई अता पता नहीं था और अब पुलिस भी दोनों लड़कियों की तलाश में जुट जाती है। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं लेकिन उन लड़कियों की कोई खबर नहीं मिलती। अब रात के समय विक्टर अपने घर में कुछ झाड़ फूक करने वालों को देखता है जो उसकी बेटी के लिए प्रेयर्स वगैरह कर रहे थे, लेकिन विक्टर गुस्से में उन्हें वहां से भगा देता है क्योंकि उसकी वाइफ की डेथ के बाद उसका गॉड में फेथ नहीं रहा था। अब अगली सुबह ये लड़कियां जंगल से 30 मील दूर ऐसे ही एक रैंडम फैमिली को अपने बाड़ में मिलती हैं जहां से उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और उनके पेरेंट्स भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। एंजेला को लग रहा था कि वो सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही गायब हुई थी लेकिन असल में वो 3 दिनों के बाद मिली है। अब डॉक्टर उन्हें एग्जामिन करते हैं लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। मतलब ना तो वो किसी तरह से ड्रग्ड थी और ना ही उनके साथ कोई फिजिकल असोल्ट हुआ था, सिर्फ इनके पैर जख्मी थे, वो भी शायद इसलिए क्योंकि इन्होंने नंगे पैर 30 मील तक वॉक करी होगी। अब हम व्यूअर क्लियरली ये देख पाते हैं कि इन लड़कियों का बिहेवियर अब बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। इसके बाद उन्हें अपने अपने पेरेंट्स के साथ घर भेज दिया जाता है। घर पहुंचने के बाद विक्टर एंजेला से पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ था और वो इतनी दूर उस बाड़ में कैसे पहुंची, जिसके जवाब में वो बताती है कि वो और कैथरीन जंगल में कैंडल जलाकर रिचुअल कर रहे थे जिससे वो अपनी मदर की स्पिरिट से बात कर पाती, लेकिन उन्हें वहाँ कोई स्पिरिट नहीं दिखाई देती और उसके बाद का उन्हें कुछ भी याद नहीं था। और जब वो विक्टर से बात कर रही थी तो हमें विक्टर के पीछे एक इविल एंटिटी दिखाई देती है जिसे देखकर हम व्यूअर ये समझ सकते हैं कि जब वो और कैथरीन उसकी मोम की स्पिरिट को बुलाने का रिचुअल कर रहे थे तो उसकी माँ की स्पिरिट तो वहाँ पर नहीं आती लेकिन एक इविल स्पिरिट वहाँ पर आ गई थी जिसने उन दोनों को पोजेस कर लिया था और अब वो उनके साथ उनके घर आ चुकी थी। अब हम देखते हैं कि एंजेला और कैथरीन एक दूसरे को सेंस कर सकती हैं क्योंकि उन्हें एक ही डीमन ने पोजेस किया था। अगली सुबह एंजेला बेड में ही बाथरूम कर देती है और जब वो नहाकर बाथरूम से बाहर आती है तो विक्टर देखता है कि बाथटब का पानी बिल्कुल काला था और उसमें एंजेला के नाखून भी पड़े हुए थे। मतलब एंजेला के नाखून अपने आप ही उतर रहे थे और तभी एंजेला ये कहते हुए विक्टर पर अटैक कर देती है कि उसे उसकी मोम चाहिए और वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है जिसकी वजह से उसे फिर से हॉस्पिटल लाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ कैथरीन का हाल भी कुछ ऐसा ही था। उसकी फैमिली काफ़ी रिलीजियस थी
इसलिए वो उसके वापस मिलने की खुशी में उसे चर्च लेकर जाते हैं, जहां फादर भी कैथरीन के वापस मिलने की वजह से काफ़ी खुश थे। लेकिन तभी कैथरीन चर्च के बीचों बीच फादर के सामने अजीब तरह से द बॉडी इन द ब्लड चिल्लाने लगती है और वो अपने कंट्रोल से बाहर हो जाती है, जिसकी वजह से उसे भी सेम हॉस्पिटल में लाया जाता है जिसमें एंजेला थी। इसके बाद कैथरीन के पेरेंट्स विक्टर से बात करते हैं, जहां मिरांडा को लग रहा था कि ये सब एक डेमोनिक पोजेसन है, और वो जीसस के बारे में बताती हुई कहती है कि जब जीसस को सूली पर लटकाया गया था तो वो हेल में गए थे ताकि शैतान को अपने कब्जे में ले सके, और 3 दिनों के बाद वापस लौटे थे। और इसका ठीक उल्टा शैतान ने इन लड़कियों के साथ किया है, क्योंकि वो भी 3 दिन बाद लौटी हैं। और वो कहती है कि तभी तो इनके पैर जले हुए हैं और इन पर शैतान का साया है। लेकिन विक्टर को इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था, क्योंकि जब से उसकी वाइफ की डेथ हुई थी तब से ही उसका भगवान से भरोसा उठ गया था। जब रात के समय सिस्टर एन एंजेला का ध्यान रख रही थी तो एंजेला अचानक जाग जाती है और एन को सिस्टर मैरी जेवियर के नाम से बुलाती है, और फिर वो सिस्टर को योर बेबी बोलकर डेमोनिक वे में हंसती है और उसकी चादर पूरा खून से भर जाता है। और इस घटना के बाद एंजेला को मेंटल असाइलम भेज दिया जाता है। इसके बाद सिस्टर एन विक्टर से मिलती है और उसे कहती है कि एंजेला के साथ जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, और इस सब में उसकी मदद डॉक्टर नहीं बल्कि क्रिस मैकनेल कर सकती है, क्योंकि उनकी बेटी के साथ भी 50 साल पहले ऐसा ही हुआ था, और क्रिस इसके बारे में एक किताब भी लिख चुकी है और एन विक्टर को वही किताब देती है। पर विक्टर को इन सब बातों पर कोई यकीन नहीं था। लेकिन तभी एन यहाँ पर कुछ रिवील करती है। वो बताती है कि वो एक नन बनना चाहती थी, इनफैक्ट वो एक सिस्टर भी हुआ करती थी, और जब नन बनने के लिए उन्हें अपना नाम चेंज करना था तो उसने अपने लिए मैरी जेवियर नाम चूज किया था। लेकिन वो प्रेग्नेंट हो गई और उसने अपना अबॉर्शन करवा लिया, और ये नाम और अबॉर्शन वाली बात उसने आज तक किसी को भी नहीं बताई, नॉट इवन हर फैमिली। लेकिन कल रात एंजेला ने उसे मैरी जेवियर के नाम से पुकारा और उसे उसके बेबी वाली बात भी पता थी, जिसे सुनकर विक्टर को भी उस बात पर थोड़ा यकीन हो जाता है और वो किताब पढ़ता है। किताब पढ़ने के बाद वो क्रिस मैकनेल से पर्सनली मिलने जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है, जिसके बाद में वो कहती है कि वो कोई एक्सोर्सिस्ट तो नहीं है, लेकिन उन्होंने सारे धर्म की एक्सोर्सिज्म प्रक्रिया को स्टडी किया है, जिसकी वजह से वो इन सब में एक्सपर्ट हो गई है। अब विक्टर क्रिस को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां पर एंजेला के अंदर का शैतान उसे तुरंत पहचान जाता है, यानी कि ये वही डीमन है जिसने 50 साल पहले क्रिस की बेटी को पोजेस किया था। इसके बाद विक्टर और क्रिस कैथरीन के घर जाते हैं और उनके घर की हालत बहुत बुरी थी। वहां पर सारा सामान टूटा फूटा हुआ था, लेकिन लकीली शैतान ने अभी तक किसी को मारा नहीं था। इसके बाद विक्टर टोनी को संभालता है और क्रिस कैथरीन के रूम में जाती है, जहां पर वो देखती है कि कैथरीन पर डीमन पूरी तरह से हावी हो चुका था, और वो शैतान क्रिस को कहता है कि उसकी बेटी अब मारी जा चुकी है और नरक की आग में जल रही है। जिसके बाद क्रिस एक्सोर्सिज्म शुरू करती है और कुछ ही देर में ऐसा लगता है जैसे वो शैतान कैथरीन की बॉडी से निकलकर जा चुका है। लेकिन तभी कैथरीन एक होली क्रॉस को उठाकर क्रिस की दोनों आंखें फोड़ देती है और क्रिस से कहती है कि तुम अब कभी अपनी बेटी को देख नहीं पाओगी। मतलब वो डीमन अभी भी उसकी बॉडी में ही था। अब विक्टर तुरंत ही क्रिस को कैथरीन के रूम से बाहर लाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। इसके बाद कहानी में फादर मैडॉक्स की एंट्री होती है, जो चर्च से एंजेला और कैथरीन की एक्सोर्सिज्म की अनुमति मांगता है, लेकिन एज यूजुअल उसे अनुमति नहीं मिलती। अब विक्टर हॉस्पिटल में क्रिस के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है, और वो विक्टर से कहती है कि वो शैतान उसे कमज़ोर करना चाहता था, इसलिए उसने उसकी बेटी के बारे में बोला था। लेकिन क्रिस का मानना था कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है, और फिर वो कहती है कि इस डीमन को हराने के लिए सिर्फ चर्च ही नहीं बल्कि हर किसी को एक होना होगा, यानी अलग अलग धर्मों को एक होना होगा। अब विक्टर एंजेला और कैथरीन का एक्सोर्सिज्म करवाने का डिसाइड करता है, जिसके लिए विक्टर अपनी एक पुरानी साथी बिहाइव की मदद भी मांगता है, और बिहाइव अफ्रीकन कल्चर को फॉलो किया करती थी। इसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़े एक्सोर्सिज्म की तैयारी शुरू हो जाती है, जिसमें विक्टर, कैथरीन के पेरेंट्स, सिस्टर एन, विक्टर का एक पड़ोसी जो काफ़ी हेल्पिंग था, बिहाइव और टोनी के लोकल चर्च वाला फादर, ये सब शामिल होते हैं। इसके बाद एंजेला और कैथरीन को घर लाया जाता है। देन बिहाइव चौक से कुछ सर्कल बनाती है और फिर उस सर्कल में 2 चेयर को ड्रिल कर दिया जाता है ताकि उन्हें हिलाया ना जा सके। तभी वहां पर फादर मैडॉक्स भी आते हैं, लेकिन वो इस एक्सोर्सिज्म को करने से मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें इसके लिए चर्च से परमिशन नहीं मिली थी, और वो एन के हाथ में एक बाइबल और एक होली क्रॉस देते हैं। असल में उनका मानना था कि एन भी ये काम कर सकती है क्योंकि उसने नर्स बनने से पहले नन बनने की ट्रेनिंग ली हुई थी।
फिर उन दोनों लड़कियों को चेयर पर बिठाकर बांध दिया जाता है और एक्सोर्सिज्म शुरू किया जाता है। और जैसे ही सिस्टर एन बाइबल से कुछ चैंटिंग शुरू करती है तो ये दोनों लड़कियां डेमोनिक स्माइल करती हैं और पूरा घर हिलने लगता है, जिसके बाद वो दोनों सभी लोगों को उनके पास्ट के बारे में बोलकर टोंट करती हैं। और यहाँ पर जब एक्सोर्सिज्म का कोई फायदा नहीं होता तो बिहाइव उनके ऊपर कुछ पानी जैसा डालती है, जिससे इनके शरीर से कुछ धुएं जैसा निकलता है, जिसे देखकर लगता है कि एक्सोर्सिज्म थोड़ा बहुत काम कर रहा था। इसके बाद बिहाइव विक्टर को इन्फेक्टेड पानी को बाहर फेंकने के लिए देती है, जहां विक्टर देखता है कि मैडॉक्स अपनी कार में बैठे हुए प्रेयर कर रहा है और वो उन्हें कहता है कि डीमन से लड़ाई अंदर चल रही है, यहाँ बाहर नहीं। अब एक्सोर्सिज्म का दूसरा राउंड शुरू होता है, लेकिन इससे पहले एंजेला के अंदर का शैतान एक शॉकिंग बात रिवील करता है। दरअसल 13 साल पहले विक्टर को अपनी वाइफ और बच्चे में से किसी एक को चूज करना था, तो विक्टर ने अपनी वाइफ को बचाने का चूज किया था, लेकिन वो बच नहीं पाई और नवजात बच्चे को पेट फाड़कर बाहर निकालना पड़ा। और अब डेमोनिक एंजेला कहती है कि तुम मुझे प्यार नहीं करते, तुम तो मुझे पहले ही मार देना चाहते थे, जिसे सुनकर विक्टर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। अब डीमन कहता है कि कैथरीन और एंजेला में से एक मरेगी और एक जिएगी, और अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम एंजेला को चूज करोगे या कैथरीन को, और अगर तुमने चूज नहीं किया तो ये दोनों लड़कियां मारी जाएंगी। लेकिन वो लोग किसी को भी चूज नहीं करते, क्योंकि वो जानते थे कि ये डीमन की चाल है। अगर वो किसी एक को भी चूज करते तो दूसरी लड़की मारी जाती। तभी वहां पर फादर मैडॉक्स की एंट्री होती है, जिन्हें देखकर सभी में थोड़ी बहुत हिम्मत आती है। और फिर मैडॉक्स उन दोनों लड़कियों की बॉडी को टच करके चैंटिंग शुरू करते हैं, लेकिन टच करने की वजह से डीमन उन पर हावी हो जाता है और उनकी गर्दन को तोड़कर उन्हें मार देता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। और तभी विक्टर अपनी वाइफ का स्कार्फ लाकर एंजेला पर डाल देता है और कहता है कि मुझे तुमसे स्कार्फ नहीं लेना चाहिए था, अपने होश में आओ, इस डीमन को हराओ, जिसकी वजह से एंजेला थोड़ा बहुत होश में आने लगती है। अब कैथरीन रोने लगती है और कहती है कि मेरा क्या होगा, मैं मरना नहीं चाहती, जिसकी वजह से कैथरीन के पिता टोनी कहता है कि मैं अपनी बेटी को चूज करता हूँ। इतना कहते ही एंजेला विक्टर पर अटैक कर देती है और तभी वो खून की उल्टी करती है और नीचे गिर जाती है, यानी कि वो मारी जा चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ कैथरीन नॉर्मल हो जाती है और विक्टर एंजेला को पकड़कर रोने लगता है। लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट और तभी कैथरीन की हार्ट बीट रुकने लगती है और हम उसे उसी जंगल वाले बंकर में देखते हैं। मतलब उसकी बॉडी तो उसके पेरेंट्स के साथ थी, लेकिन उसकी स्पिरिट उस बंकर में थी, जिसे डीमन कहता है आई चूज यू, यानी कि टोनी की चॉइस ही डीमन की चॉइस बन गई थी। और देखा जाए तो ये डीमन यहाँ इनके साथ गेम खेल गया था, मतलब जिसको वो चूज करते वो उसी को मार देता। और होता भी ऐसा ही है, जहाँ कैथरीन मारी जाती है और एंजेला को होश आ जाता है और अब वो नॉर्मल हो चुकी थी। अब पुलिस यहाँ पर आती है और कैथरीन और फादर मैडॉक्स की बॉडी को वहाँ से ले जाती है। इसके कुछ दिन बाद हमें दिखाया जाता है कि एंजेला अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और अपने फादर के साथ अपने घर में अच्छे से रह रही है। और मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि क्रिस मैकनेल से कोई मिलने आता है और ये कोई और नहीं बल्कि उनकी बेटी ही थी। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एक्सोर्सिस्ट बिलीवर मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मूवी की कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।